नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेल्ट ड्राइव में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कैसे बेल्ट ड्राइव सिस्टम को इफेक्ट करता है, कैसे उस पर प्रभाव डालता है, ये हम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब बेल्ट ड्राइव चलता है तो बेल्ट की एक साइड टाइट हो जाती है और दूसरी साइड स्लैक या थोड़ी लूज हो जाती है। ठीक है, ये सभी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। लेकिन जब हमने उसको डिस्कस किया था उस समय पर हमने बेल्ट के रोटेशन को यानी घूर्णन के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगा, बेल्ट जब घूमती है, कोई हम फिजिक्स या मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उस पर बाहर की ओर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो जब हमने टेंशन रेशो कैलकुलेट किया था उस समय पर इस घूर्णन के प्रभाव को हमने डिस्कस नहीं किया था। क्योंकि क्या नहीं डिस्कस किया था हमने कि जब बेल्ट इस पुली के साथ साथ इस केंद्र के सापेक्ष वृत्ताकार पथ पर चलेगी और बेल्ट की या यूं कहिए पुली की गति एक निश्चित सीमा से ज्यादा है तो जो अभिकेंद्रीय बल लगता है वो काफी कंसिडरेबल होता है, अर्थात हमें अभिकेंद्रीय बल पर ध्यान देना ही होगा। तो वह अभिकेंद्रीय बल हमने उस समय पर ध्यान में नहीं रखा था, कंसिडर नहीं किया था जब T1/T2 इज इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा यानी टेंशन रेशो कैलकुलेट किया था। अब हम आज इसका क्या प्रभाव होगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का वो पढ़ेंगे। तो पहली चीज तो ये कि ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पैदा किस प्रकार से होता है। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि इस पुली के ऊपर बेल्ट है जो मैंने यहां नहीं दिखाई है, केवल एक बेल्ट का छोटा सा टुकड़ा दिखाया है MN, जिसको हम बोलते हैं कंसीडर द एलिमेंट्री सेगमेंट। एलिमेंट्री का मतलब बहुत 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 छोटा सा टुकड़ा। हिंदी में यदि बात बोले तो अल्पांश। अल्प का मतलब बहुत छोटा, अंश का मतलब भाग। तो बेल्ट का बहुत छोटा सा हिस्सा MN मैंने कंसीडर यहां पर किया है। जब ये टुकड़ा यहां होगा, फिर यहां आया, चल के यहां आया, जिस क्षण पर यहां है वो चित्र मैंने यहां बनाया है, लेकिन ये रुका हुआ नहीं है, इस पुली के साथ चल रहा है, अर्थात इसकी कोई ना कोई घूर्णन गति है। जब घूर्णन गति है इसका मतलब इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य कर रहा है। और वो किधर कार्य करता है, हम मैकेनिक्स के हिसाब से या फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की ओर कार्य करता है, त्रिज्यीय दिशा में। यानी अब यदि इस समय पर वो यहां है तो त्रिज्यीय दिशा क्या हुई, त्रिज्या की दिशा बाहर की ओर इस दिशा में कार्य करेगा, जिसको मैंने FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा दर्शाया है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, नया कुछ नहीं पढ़ा है। प्रीवियस जो हमारा नॉलेज है, पिछली कक्षाओं का, क्लासेस का, फिजिक्स मैथमेटिक्स का या मैकेनिक्स का जो नॉलेज है वही हमने रिवाइज किया है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान कितना होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है, यदि किसी भी वृत्त पर R त्रिज्या के वृत्त पर M द्रव्यमान का कोई पार्टिकल गति कर रहा है, वर्तुल गति या वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, जहां इसका सरल रेखीय वेग v है, तो सूत्र क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा उसका सूत्र होता है mv²/r। रिपीट कर रहा हूं मैं, m क्या है, m उस वस्तु का द्रव्यमान है या उस वस्तु का द्रव्यमान है जो r त्रिज्या या r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से या बेल्ट का v वेग है उससे गति कर रही है। तो कुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यह कार्यरत होगा जो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर कार्य करेगा। अब इसके कारण बेल्ट में तनाव कैसे पैदा होगा इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं, एक बार कल्पना करते हैं बेल्ट नहीं घूम रही है लेकिन पुली के ऊपर चढ़ी हुई है।
अब मान लेते हैं, और इस साइड में जो भी टेंशन था, दोनों साइड में पुल्ली के दोनों साइड में बेल्ट है, मान लेते हैं इधर भी टेंशन 10 है और इधर भी टेंशन 10 है, दोनों साइड में कितना टेंशन है, 10-10 न्यूटन। अब मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि इस बेल्ट को, पुल्ली यही है, बेल्ट को पकड़ के ऊपर खींचता हूं जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जब मैं इसको खींचूंगा तो क्या दोनों साइड में जो 10-10 टेंशन था वो बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान से हम बता सकते हैं, जब हम इसको खींचेंगे, एक तरह से रबर बैंड है, यो खींचा तो जब खींचा तो ये दोनों साइड में टेंशन बढ़ेगा, जो मैंने यहां पर दिखाया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बेल्ट किसी भी कारण से त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर जाती है तो दोनों साइड में टेंशन पैदा होगा। चित्र में मैंने जो घर्षण के कारण जो हमने पढ़ा था कि T1 और T2 टाइट टेंशन एंड मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट ऑन टाइट साइड एंड T2 टेंशन ऑन स्लैक साइड, वो तो था घर्षण के कारण यानी फ्रिक्शन के कारण, सब मैं समझा चुका हूं। ये जो टेंशन पैदा उसको हमने यहां दिखाया ही नहीं है, केवल और केवल इसका प्रभाव यदि मैं देखूं तो दोनों साइड में एक बराबर तनाव पैदा हो जाएगा, जिसको मैंने लिखा है TC। C का मतलब यहां पर है टेंशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल के कारण पैदा हुआ तनाव, और अभिकेंद्रीय बल कौन सा है? FC। तो ये चित्र आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर ये टुकड़ा जो है MN है, जो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? d थीटा, यानी बहुत बहुत कम। इसकी त्रिज्या कितनी है? R। यहां तक क्लियर है। अब मान लेते हैं कि FC बल पैदा होता है जिसके कारण इसमें टेंशन पैदा होता है TC, समानता से दोनों तरफ TC ही पैदा होगा। इसका आधा कोण कितना होगा? d थीटा बाई 2। मैं समझा चुका हूं कि ये एक लाइन है और ये इसके ऊपर स्पर्श रेखा है, ये वाली तो 90 डिग्री पर है। यदि मैं इसको 10 डिग्री एंगल घुमाता हूं तो इसके 90 डिग्री वाली जो साइड है यानी ये साइड भी 10 डिग्री से घूमेगी, अर्थात अगर ये डेल्टा d थीटा बाई 2 से घूमती है तो ये भी अपनी मूल अवस्था से डेल्टा d थीटा बाई 2 पर घूम जाएगी। ऐसे ही इधर। अब इस TC के दो घटक करता हूं, जैसे ये TC है, 36 से कितना एंगल है? d थीटा बाई 2, d थीटा बाई 2। तो इसका इधर घटक कितना होगा? जिस साइड एंगल होता है, ये अगर TC है तो इसका इधर घटक कितना होगा? TC cos d थीटा बाई 2, और इधर घटक कितना होगा यानी ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा? TC sin d थीटा बाई 2। ठीक इसी प्रकार से इधर का चित्र बनाया तो ये 36 से कितना एंगल पर है? TC d थीटा बाई 2 पर है। जैसे मैंने बताया ये बिल्कुल स्पर्श रेखीय होता है। तनाव हमेशा बेल्ट में तनाव जिस बिंदु पर लेते हैं तो वृत्त के स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। तो ये डेल्टा d थीटा बाई 2 हुआ, d थीटा बाई 2। इसका इधर घटक कितना होगा? TC cos d थीटा बाई 2। ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा? TC sin d थीटा बाई 2। अब देखिए इधर का घटक और इधर का घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और नहीं भी करते हैं तो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इसके बराबर कितना बल। देखिए ये जो बेल्ट है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इतना पैदा नहीं होता है कि बेल्ट इस पुल्ली को छोड़ के बाहर चली जाए यानी गैप हो जाए, कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। इसका मतलब ये बेल्ट अपनी जगह पर ही है। ऊपर की तरफ तो लग रहा है FC बल, ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए नीचे की तरफ कौन है जो इसको ऊपर नहीं जाने देना? ये दोनों ऊर्ध्वाधर घटक, अर्थात FC बराबर ये प्लस ये। तो FC बराबर मैंने यहां पर फिर लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC बराबर 2TC sin d थीटा अपॉन 2। TC sin d थीटा अपॉन 2, TC sin d थीटा अपॉन 2 दोनों जुड़ गया तो दो डबल हो गया, ये डबल हो गया। अब जैसा मैंने बताया ये अल्पांश बहुत बहुत छोटा है। जब ये बहुत बहुत छोटा है तो एंगल भी बहुत कम होगा, और मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि जब थीटा का मान बहुत कम होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है। यहां पर d थीटा का मान पहले ही बहुत कम है तो d थीटा बाई 2 बहुत कम हो गया, तो साइन d थीटा बाई 2 बराबर लगभग बराबर हो गया d थीटा बाई 2। तो यहां साइन d थीटा बाई 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? d थीटा बाई 2। क्लियर है? साइन हट जाएगा, ये का ये मान आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो गया TC d थीटा। यहां तक समझ में आया? अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा यदि ये बेल्ट v वेग से चल रही है?
v वेग, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं समझा चुका हूं जब हमने पावर कैलकुलेट करी थी कि बेल्ट का वेग कैसे निकालते हैं। यदि इस पुली के आरपीएम दिए गए हैं तो वो इस प्रकार से निकालते हैं। v बराबर होता है ओमेगा आर, ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी, या वर्तुल गति से हम जानते हैं v बराबर कितना होता है ओमेगा आर। आर इसकी त्रिज्या है, ओमेगा इसका कोणीय वेग है। और कोणीय वेग कैसे निकालते हैं? यदि आपको पुली के आरपीएम दिए हैं, पुली के आरपीएम है n आरपीएम यानी चक्कर प्रति मिनट, तो v कैलकुलेट करने का सूत्र क्या होता है? पाई, वैसे तो होता है 2 पाई ओमेगा, सॉरी ओमेगा कैलकुलेट करने का सूत्र क्या होता है? ओमेगा कैलकुलेट करने का सूत्र होता है 2 पाई n अपॉन 60 प्रति सेकंड। इतना कौन चलेगा यदि चक्रों की संख्या ये आरपीएम में, आरपीएम का मतलब 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में इतने चक्कर, तो 1 सेकंड में यानी 60 से भाग दे दिया, और एक चक्कर में कितना चलता है? 2 पाई। इसलिए ये तो क्या है, आप ये बताइए ये क्या चीज है? n यदि चक्रों की संख्या प्रति मिनट है तो ये हो गया चक्रों की संख्या प्रति सेकंड, 60 से डिवाइड कर दिया। फिर प्रति सेकंड कितना एंगल चलेगा? एक चक्कर में कितना चलता है? 2 पाई। और एक सेकंड में कितने चक्कर हैं? ये, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कोणीय वेग आ गया प्रति सेकंड। और v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है ओमेगा आर। क्या होता है? ओमेगा आर। तो ओमेगा इंटू इसकी त्रिज्या, तो ओमेगा इंटू इसकी त्रिज्या यानी आर से मल्टीप्लाई किया, तो 2 और आर मिलके क्या हो गया? त्रिज्या का दुगना यानी व्यास। तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं? आप इस सूत्र को हमेशा याद रखें, हर जगह काम आएगा ये, कि यदि हमें आरपीएम दिए गए हैं यानी चक्कर प्रति सेकंड प्रति मिनट दिए गए, तो v का मान होता है हमेशा पाई डी एन अपॉन 60। तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में पाई डी एन अपॉन 60 हो जाएगा ये, ठीक है। ये लीनियर वेलोसिटी हम इसकी निकाल सकते हैं। अब आता है द्रव्यमान m। m किसका द्रव्यमान है? m है जो वस्तु रोटेट हो रही है या वृत्ताकार पथ पर चल रही है उसका द्रव्यमान। तो यहां कौन है? ये बेल्ट का टुकड़ा mn। तो इसका द्रव्यमान कैसे निकालें? इसका द्रव्यमान निकालेंगे तभी निकाल पाएंगे जब हमें बेल्ट का कुछ न कुछ द्रव्यमान के बारे में सूचना हो, हमारे पास बेल्ट के द्रव्यमान के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान हो। तो वो ज्ञान क्या है? वे क्या सूचना है हमारे पास? लीनियर मास डेंसिटी ऑफ बेल्ट। लीनियर का मतलब सरल रेखीय। जैसे हम एक लोहे की छड़ लेते हैं, मान लेते हैं 10 मीटर लंबी लोहे की छड़ है और उसका द्रव्यमान है से 100 किलो, तो एकांक लंबाई यानी 1 मीटर छड़ का द्रव्यमान कितना हुआ? 100/10, क्योंकि 10 मीटर लंबी है और 100 किलो की है, तो 1 मीटर लंबाई का कितना द्रव्यमान? 10 किलो। अब यदि आपसे मैं पूछूं कि ऐसी ही एक 25 मीटर लंबी छड़ का द्रव्यमान कितना होगा, तो हमें 1 मीटर की लंबाई का द्रव्यमान पता होना चाहिए, वो 10 किलो है, तो 25 मीटर का कितना हो गया? 250, 250 kg। तो जो मैं यहां पर बोल रहा हूं 10 किलो प्रति मीटर, इकाई यहां पर क्या है? लंबाई। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। वैसे आपने पढ़ा होगा वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, इकाई आयतन का द्रव्यमान। हम आयतन की बात नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि बेल्ट का जो अनुप्रस्थ काट है वो हर जगह समान है, तो हम केवल यही बोल देना कि इतनी लंबाई का द्रव्यमान इतना, तो इतनी लंबाई का इतना होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि बेल्ट की डेंसिटी कैसे बताते हैं? बेल्ट की डेंसिटी हम बताते हैं कि बेल्ट की एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना, जिसको हम लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर में। अब यदि मैं आपसे कहूं कि रो उसकी डेंसिटी है, तो बताओ इतनी लंबाई का द्रव्यमान कितना, तो इसको इसकी लंबाई से तो गुणा करना है, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान आ जाएगा, यानी ये m आ जाएगा। तो इसका m निकालना है तो कैसे निकाले? हमें बेल्ट की लीनियर डेंसिटी यानी बेल्ट की एकांक लंबाई का द्रव्यमान पता होना चाहिए और mn की लंबाई पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री से हम जानते हैं, मैथमेटिक्स से हम जानते हैं, ये क्या है? वृत्त का एक टुकड़ा है परिधि का, यानी चाप है। और चाप की लंबाई क्या होती है? चाप यानी आर्क की लंबाई होती है त्रिज्या गुणा कोण। त्रिज्या
सॉरी त्रिज्या गुणा ये कोण, कोण हमेशा रेडियन में नापते हैं। तो ये कितना हुआ, डी थीटा तो एंगल है, त्रिज्या कितनी है इसकी आर, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी हो गई, त्रिज्या गुणा कोण आर डी थीटा, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई आर डी थीटा। द्रव्यमान निकालना है तो इसको हमें लीनियर डेंसिटी से बेल्ट की एकांक लंबाई के द्रव्यमान से गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने रो से गुणा कर दिया। इसका मतलब जो m का मान है यानी mn टुकड़ा जो उसका द्रव्यमान कितना है वो हो गया रो यानी लीनियर डेंसिटी इनटू उस बेल्ट की लंबाई आर डी थीटा। इसलिए FC क्या हो गया, FC हो गया mv²/r, तो m का मान मैंने यहां से रख दिया, तो ये हो गया m का मान ये है जो मैंने यहां पर रखा, तो ये आ गया रो r d थीटा और v²/r, r कैंसिल हो गया, तो FC बराबर आ गया रो d थीटा v²। तो ये तो केवल जब बेल्ट पुली r त्रिज्या की पुली पर v वेग से चल रही है तो इतने से टुकड़े पर कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो ये कैलकुलेट कर लिया। दूसरा, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के क्षैतिज घटक के सॉरी ऊर्ध्वाधर घटक के योग के बराबर होगा, वो मैंने यहां लिख दिया, यहां लिख दिया। तो अब यहां से FC का मान इसमें रखता हूं, FC का मान कितना है रो डी थीटा v², रो डी थीटा v² बराबर TC डी थीटा। हमारा उद्देश्य क्या था, हम केवल ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हुआ है इसके कारण बेल्ट में कितना तनाव पैदा होगा ये निकालना था, यानी क्या निकालना है TC। तो TC जब निकालना है तो TC को एक तरफ, डी थीटा कैंसिल हो गया, तो TC बराबर आया रो v²। इसका मतलब जब भी कोई बेल्ट किसी पुली पर चलती है और उसकी गति ठीक है यानी कंसिडरेबल है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना पैदा होगा, बेल्ट की लीनियर डेंसिटी इनटू जिस वेग से लीनियर वेलोसिटी से बेल्ट चल रही है उसका स्क्वायर, दोनों को गुणा करें तो ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का जो हमने पहले मैक्सिमम टेंशन कैलकुलेट किया था उसमें किस तरह से हम इसको कंसीडर करते हैं, साथ ही साथ ये जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है, ठीक है, ये पावर ट्रांसमिशन को किस तरह से प्रभावित करेगा उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो हमने कैलकुलेट किया था, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था TC बराबर रो v²। रो यहां पर बेल्ट की लीनियर डेंसिटी है, v इसकी लीनियर वेलोसिटी यानी सरल रेखीय वेग जिससे ये चल रहा है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का बेल्ट के टोटल टेंशन पर कुल तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम इस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को ध्यान में नहीं रखते तो हम पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम टेंशन ऑन टाइट साइड T1 होता है, स्लैक साइड में T2 होता है। लेकिन यदि इस बेल्ट की स्पीड ज्यादा है और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो वो कंसिडरेबल है, काफी है, उसको हम नगण्य नहीं मान सकते, तो हमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उस स्थिति में मैक्सिमम टेंशन यानी टोटल टेंशन ऑन टाइट साइड में टोटल टेंशन कितना हो जाएगा, T1 तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे। ये T1 किसके कारण है, घर्षण के कारण जो पैदा हुआ, जो मैं समझा चुका हूं, प्लस TC इसमें और ऐड हो जाएगा। मान लेते दोनों तरफ बेल्ट में, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, दोनों तरफ, एक तरफ मान लीजिए 100 न्यूटन टेंशन है, एक तरफ 70 न्यूटन टेंशन है, और इसके कारण भी इसमें 10-10 दोनों साइड में पैदा हो जाता है। तो इधर कितना हो जाएगा, 100 + 10 110, इधर कितना हो जाएगा 70 + 10 80। ठीक है, यानी दोनों तरफ ऐड हो जाता है। तो जो टोटल टेंशन ऑन टाइट साइड कितना हो जाएगा, यानी 1 को मैंने अब T से और लिख दिया यहाँ पे, नहीं टोटल T1 + TC। TC का मान हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। स्लैक साइड में पहले T2 था, अब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का प्रभाव ही यदि हमने ले लिया तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे वहां पर T2 का मान अभी मैंने उदाहरण लिया, उसमें 70 बताया था, TC मान लेते 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो इस प्रकार से यदि, अब हमें कैसे पता लगेगा कि न्यूमेरिकल में हमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर करना है या नहीं करना है। तो देखिए, यदि न्यूमेरिकल में आपको बेल्ट की लीनियर डेंसिटी दी गई है,
इसका मतलब यह है कि हमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर करना है, और यदि लीनियर डेंसिटी नहीं दी गई है न्यूमेरिकल में तब हमें इसको कंसीडर नहीं करना है। यहां तक समझ में आया आपको? तो इस तरह से टाइट साइड में टोटल टेंशन हो जाएगा T1 प्लस TC और स्लैक साइड में हो जाएगा T2 प्लस TC। अब सवाल ये उठता है कि ये मैक्सिमम टेंशन टोटल यानी फ्रिक्शन के कारण और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन दोनों को जोड़कर कितना भी हो सकता है अधिकतम? नहीं। देखिए, बेल्ट में टेंशन का मतलब बेल्ट को खींच रहे हैं। कब तक खींच सकते हैं? क्या खींचते चले जाएं बल लगाकर, टेंशन बढ़ाते चले जाएं? अंत में क्या होगा? अंत में बेल्ट टूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन किस बात पर निर्भर कर रहा है? लीनियर डेंसिटी। यानी मैं बाजार से यदि कोई एक बेल्ट खरीद लाया और उसकी यदि लीनियर डेंसिटी है, मान लेते हैं जैसे कोई भी उदाहरण लीजिए 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर या 100 ग्राम प्रति 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई का द्रव्यमान है, यानी रो जो है वो फिक्स है जब हम उसको बाजार से खरीद लाए। बेल्ट की एक अंक लंबाई का द्रव्यमान अब नहीं बदल सकता, लेकिन क्या बदल सकता है यहां पर? V किस पर निर्भर करता है? V इसकी घूर्णन गति पर निर्भर करता है। मैंने बताया था V इज इक्वल टू होता है ओमेगा R। ओमेगा यानी इसकी घूर्णन गति यानी आरपीएम बढ़ते जाएंगे तो V भी बढ़ता जाएगा, और जब V भी बढ़ता जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी बढ़ता जाएगा, यानी बेल्ट में तनाव बढ़ता ही चला जाएगा। और तनाव में उसकी पुली की गति बढ़ाता चला जाता हूं, तनाव बढ़ता चला, अंत में क्या होगा? अंत में बेल्ट टूट जाएगी। कब टूटेगी यदि आपसे पूछें तो हम ये बोलेंगे कि सर बेल्ट की जितनी सामर्थ्य थी उतना तो झेल लिया, उसके बाद टूट गई। तो बेल्ट की सामर्थ्य को, स्ट्रेंथ को हम किससे बताते हैं? किसी भी पदार्थ की स्ट्रेंथ को किससे बताते हैं? देखिए किसमें टूटी? टेंशन में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ा होगा। ठीक है, तन्य प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है कि कोई भी पदार्थ का जो, जैसे बेल्ट मान लेते हैं ये लंबी बेल्ट है, इस तरह से लंबी बेल्ट है तो उसका कुछ न, जैसे इस तरह से यदि ये लंबी बेल्ट है तो इसको मैं काट के देखूं तो आपको ऐसा अनुप्रस्थ काट दिखेगा। इसकी ये B इसकी चौड़ाई, T इसकी मोटाई, B इसकी चौड़ाई और T इसकी मोटाई, तो ये कितना तनाव झेल सकता है इकाई क्षेत्रफल में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबल। तो ये किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा बेल्ट के पदार्थ पर। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्ट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, बेल्ट मटेरियल पे। ठीक है, और बेल्ट कितनी मजबूत होगी, कितना तनाव झेल सकती है, ये तो उसके पदार्थ पर निर्भर करेगा। और अधिकतम तनाव उसमें कितना पैदा हो सकता है, ये किस पर निर्भर करेगा? ये बेल्ट की सामर्थ्य यानी उसके टेंसाइल स्ट्रेस पर। तो वही मैंने यहां पर लिखा है कि बाजार से यदि मैं किसी बेल्ट को खरीद लाया, लेदर की है या कॉटन की है, तो उसका हमें एक टेंसाइल स्ट्रेस यानी एकांक क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट का एकांक क्षेत्रफल कितना तनाव झेल सकता है, वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, वो हमें पता होती है, उससे ज्यादा वो नहीं झेल सकता। तो उसको बोला मैंने सिग्मा। सिग्मा क्या है? मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस। इससे ज्यादा यदि एकांक क्षेत्रफल पर बल लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। अब इसकी बेल्ट की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस तरह से ये बेल्ट है, इस तरह से ये पूरी लंबी बेल्ट है, पुली के ऊपर चढ़ी हुई है दोनों पुली पे। इसको मैं बीच में से काटूं तो ये अनुप्रस्थ काट दिखेगा, इसकी लंबाई, ये चौड़ाई बेल्ट की और ये ऊंचाई। तो अनुप्रस्थ काट क्या हो गया? यदि ये B है और ये T है चित्र के अनुसार, B और T, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो गया? B इंटू T। और कितना बल झेल सकता है? तनाव बल, एकांक क्षेत्रफल सिग्मा। कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? बेल्ट का कुल क्षेत्रफल हो गया B इंटू T, कुल क्षेत्रफल। तो कुल तनाव कितना झेल सकता है? सिग्मा प्रतिबल से गुणा कर दिया। तो के इससे ज्यादा किसी भी हालत में बेल्ट में तनाव पैदा नहीं होना चाहिए। अब बेल्ट में तनाव कितना पैदा हो रहा है अधिकतम? वो ये हो रहा है T1 प्लस TC। इसका मतलब T1 प्लस TC किसी भी अवस्था में इस पदार्थ ये जितना अधिकतम झेल सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या बहुत अहम भूमिका अदा करता है कि बेल्ट अधिकतम पावर कितनी ट्रांसमिट कर सकती है। तो कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन,
यानी किस अवस्था में बेल्ट अधिकतम पावर ट्रांसमिट करेगी। ऐसा नहीं है हम चाहे जितनी पावर ट्रांसमिट कर लें, एक लिमिट होती है, ठीक है। उसकी क्या कंडीशन है, इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।